हेलो फ्रेंड्स, आर के टॉक्स के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। जैसे सभी एपिसोड्स को आपने बहुत लाइक और पसंद किया, आज का टॉपिक है ब्लैक फंगस। जैसे आप जान रहे हैं, रोज़ाना अखबार और सब टीवी और सब में आ रहा है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, तरह तरह के नाम आ रहे हैं और लोग उसको सुन सुन के और देख के पढ़ के डर भी रहे हैं। उसमें क्या हकीकत है, क्या परेशानी है, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में इसका नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगस की एक फैमिली है, म्यूकोरेल है ना, या म्यूकोरमाइसिटिस नाम की फैमिली है। उससे होने वाली स्पीशीज़ से ये बीमारी हो जाती है, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। एक्चुअली जो फंगस जैसा कलर प्रोड्यूस करती है उसको अपन ब्लैक लैंग्वेज में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस कहते हैं। इसमें म्यूकोर वाली है वो ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस करती है तो उसको ब्लैक फंगस कह देते हैं। कैनिडिडियासिस है वो वाइट करती है तो उसको वाइट फंगस कह देते हैं। और जो एस्परजिलोसिस है वो येलो, या और दूसरी जो फंगस है वो तरह तरह के रंग प्रोड्यूस करती हैं, तो उसके नाम से उसको अपन जान लेते हैं। म्यूकोर जो अपन ब्लैक फंगस के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो ब्लैक फंगस में ज़्यादातर होने वाली जो वो हैं फैमिलीज हैं, उसमें म्यूकोर फैमिली है, राइजोपस है, एप्सीडिया है, कनिंगलम है। ये 4 तरह की ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं जो ब्लैक फंगस को जन्म देती हैं। तो अपन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि फंगस क्या चीज़ है। तो अपन ने पहले जाना कि जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है वो वायरल इन्फेक्शन है। अब अपन जानते हैं फंगस के लिए तो 3 तरह के जो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर बीमारी पैदा करते हैं। नंबर फर्स्ट है बैक्टीरिया, वायरस, और एक तीसरा है फंगस। अपन ने पहले जाना था कि वायरस है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, फंगस है वो प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है। इसमें यही समझने की बात है। तो ऐसे तो फंगस अपने चारों तरफ मौजूद है, यत्र तत्र सर्वत्र कहें इसको, कि सब जगह फंगस मौजूद है, चाहे ज़मीन हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे डैम्प हैं, जैसे बंद कमरा है, सीलिंग भरे कमरे हैं, या अपना फ्रिज है जिसमें जैसे ब्रेड है या सेब है कटे हुए लंबे टाइम तक रह जाते हैं, या अचार का डिब्बा है वो खुला रह गया तो उसमें भी फंगस पैदा हो जाती है। तो अपन देसी भाषा में कहते हैं फफूंद लग गई। क्या फफूंद है? कवक है, तो वो फंगस है। तो कुछ फंगस तो ऐसी हैं जो आँखों से जिनको देख सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जो आँखों से नहीं देख सकते। जैसे बरसाती टाइम में अपन ने देखा होगा कि पेड़ों के सड़े गले तने हैं, उनके नीचे सांप की छतरी उग जाती है, तो वो भी फंगस का रूप है। अपन बाज़ार से आजकल पॉपुलर डिश में है मशरूम, तो वो भी एक फंगस का रूप है। लेकिन कुछ फंगस अच्छी हैं जिनको अपन खा भी सकते हैं, कुछ बहुत ख़राब हैं। जैसे कोई पॉइजनस मशरूम आ गई तो शरीर में पेट में डायरिया और दस्त पैदा कर देगी। ऐसे ही ये फंगस है जो ब्लैक फंगस है, ऐसे ही शरीर के अंदर चली गई तो ब्लैक पिगमेंट और नेक्रोसिस, डेड टिश्यू कर देगी, उससे भी ये ब्लैक जो म्यूकोरमाइकोसिस है या ब्लैक फंगस आ जाएगी। तो अपन एक दो चीज़ जानते हैं उससे पहले कि अपन को सबसे पहले अपन ने जाना कि फंगस क्या चीज़ है। ये प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है। कहाँ से आती है भाई? जैसे गोबर है, सड़े तने हैं, सड़े पेड़ पौधे हैं, सीलन भरे कमरे हैं, है ना, और पुराना अचार है, पुराना ब्रेड है, उन पे ये आराम से लग जाती है। अब इसकी सबसे पहली बात इसमें अपन ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या फंगस की बीमारी एक से दूसरे को लग सकती है? नहीं, फंगस की बीमारी एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होती है। जैसे कोविड-19 का इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शियस है, ईयरबॉर्न है, छींकते खांसते तो दूसरे को लग जाता है, लेकिन ऐसे फंगस नहीं लगती है। फिर अपन के ये है कि मतलब ज़्यादातर जैसे अब इस कोविड-19 के टाइम में अपन सुनने को आ रहा है कि भाई ब्लैक फंगस आ रही है, तो क्यों हो रही है? ब्लैक फंगस ज़्यादा होने का कारण बहुत ज़्यादा हाई स्टीरॉयड का यूज़ है, हायर एंटीबायोटिक का मिसयूज़ है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की ऑक्सीजन है, या फिर बहुत लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में स्टे है, या जो वेंटिलेटर्स पे या उस पे रह रहे हैं उन लोगों को ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ख़ास तौर से जो जो पहले से ही डिजीज़ हैं उन लोगों को फंगस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अपन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है, कि जिसमें ज़्यादा फंगस होने की संभावना है उन लोगों में जो पहले से एड्स से जिनको बीमारी है, या एचआईवी की बीमारी है, जो या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन चल रही है। फिर उसके बाद में है जिनकी माल न्यूट्रिशन है, जिनको खाना पीना या कुपोषण से शिकार हैं, उन लोगों को भी ये हो जाती है। और फिर जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या जिनको कैंसर की बीमारी है,
या लंबे टाइम तक जो स्टीरॉयड पे चल रहे हैं, जैसे गठिया वायु की बीमारी है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, लंबे टाइम से मान लो स्टीरॉयड पे चल रहे हैं, या जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फंगस होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपन एक डर रहे हैं कि भाई कितने लोगों को फंगस हो सकती है। तो इसकी चांस, जैसे 1 लाख मरीज़ मान लो अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो उसमें से 9 या 10 लोगों को ही केवल फंगस हो सकती है। और जनरल पॉपुलेशन की बात करें, आम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो इनका एवरेज 2 पेशेंट पर 10 लाख होता है। इतना कम रेयर बीमारी है, तो इससे बहुत ज़्यादा घबराहट या चिंता करने की बात ही नहीं है। क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन में क्या हुआ है कि उससे इम्यूनिटी डाउन हो रही है, स्टीरॉयड का यूज़ बढ़ रहा है, हायर एंटीबायोटिक्स लग रही हैं, और हॉस्पिटल स्टे की वजह से मान लो बहुत लंबे टाइम तक वो हॉस्पिटल में रहता है, तो भी उसको इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये ब्लैक फंगस के कुछ केसेज ही कहेंगे अपन, कुछ केसेज देखने में आ रहे हैं। तो ब्लैक फंगस शरीर में कहाँ हो सकती है, तो इसके 4-5 रूप देखने में आ रहे हैं। नंबर पहला है राइनो सेरिब्रल, जो नाक और आँख और सिर को इन्वॉल्व करती है। राइनो मतलब नाक और सेरिब्रल मतलब ब्रेन, आँख नाक ब्रेन को जो इफ़ेक्ट करती है, तो वो उससे उसको फंगस, ब्लैक फंगस हो जाती है। ये जो इस ब्लैक फंगस है इनको इन्वॉल्व कर लेती है, जो मिकोरमाइकोसिस है वो इसको इन्वॉल्व करती है। तो क्या होता है कि जैसे ही अपन सांस लेते हैं, तो सांस के साथ में जो स्पोर हैं, फंगाई अपने स्पोर बनाती है, जैसे एक तरह का बीज बनाती है, तो अपनी नाक के थ्रू स्पोर्स अंदर चले जाते हैं, तो वो फिर जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट होकर वो एक तरह की बॉल जैसी बना लेते हैं, और जो आसपास का टिश्यू है उसको डैमेज करने लग जाते हैं। एक तो कोविड इन्फेक्शन में हाइपर कोगुलेशन बढ़ जाता है, कोगुलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, खून का थक्का जम जाता है और खून की सप्लाई बंद हो जाती है, आर्टरीज में, वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो जाता है और टिश्यू डेड हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है। वो नेक्रोसिस धीरे धीरे करके नाक से बढ़ के और आँखों तक पहुँच जाता है। तो ऐसे बीमार में क्या लक्षण आएंगे, जैसे उसको नाक से ब्लड आना, नाक का भारी होना, कंजेशन होना, आँख में दर्द होना, सिर में दर्द होना और जबड़ों में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, ये इस तरह के लक्षण आते हैं, और उसको हाई फीवर हो सकता है। तो ऐसे ज़्यादातर मरीज़ जो राइनो सेरिब्रल जो फंगल इन्फेक्शन है, वो ज़्यादातर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वालों में देखने को मिल रहा है, और ख़ास तौर से जिनको गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ है। ऐसी 2 तरह की कैटेगरीज हैं, उन लोगों में ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है, जिनको पहले से ही ऑलरेडी शुगर की बीमारी है या शुगर अनकंट्रोल हो गई है। तो अनकंट्रोल वाले लोगों को उसको क्या लक्षण आ सकते हैं, लक्षण यही आ सकते हैं कि उसको नाक में से ब्लड आ सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है, नाक में पानी आ सकता है, पानी का रंग ब्लैक हो सकता है, ब्लैक धब्बे भी नाक के आसपास, नाक का ब्रिज है इसके ऊपर दिख सकते हैं। ऐसे लक्षणों से ये पहचान लग जाती है। तीसरी है पल्मोनरी, लंग में, जैसे जो स्पोर है वो लंग में पहुंच गई, तो फिर उसको हाई फीवर होना, खांसी होना, मुंह में खून आना, या ऐसे लक्षण दिख जाते हैं। ये ज़्यादातर जो पल्मोनरी टाइप का इन्फेक्शन है, जो फेफड़ों में पहुंचने वाला है, वो ज़्यादातर कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिसको किसी तरह का ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट तो नहीं, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, या कोई ऑर्गन लगाया उसको नया, ऐसे लोगों को पल्मोनरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरी तरह की है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे बताया कि पेट के अंदर पहुंच जाती है, तो उसमें उल्टी होना, दस्त होना, बुखार आना, पेट में दर्द होना, ऐसी, और कभी कभी लैट्रिन में खून आना। जैसे मैंने बताया, अभी मान लो पॉइजनस जैसे मशरूम भी हो जाती है, तो भी ऐसे ही लक्षण प्रोड्यूस करती है। ऐसी ब्लैक फंगस भी पेट में पहुंच जाती है, तो भी इस तरह के इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। तीसरी तरह का फंगल इन्फेक्शन है स्किन में, जैसे कि कोई जल गई है चमड़ी, तो उसमें से स्पोर उसके अंदर चले जाएंगे, या कोई तरह से चोट लग गई है, कट हो गया है, या ऑपरेशन से हुआ हो, या एक्सीडेंटल कट हो गए हो, तो उनमें भी स्पोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। फिर तीसरी लास्ट में बात है, वो है 5वीं तरह की लास्ट वायरस है, वो खून में मिल जाए, तो वो सबसे डेंजरस स्टेट में पहुंच जाती है। अगर फंगस, जैसे फंगल बॉल है नाक में बनने वाली, वो अगर खून में घुल जाती है, तो वो डेंजरस स्टेट में पहुंच जाती है। तो सबसे पहले वो ब्रेन को इफेक्ट करती है, फिर वो दूसरे शरीर के हिस्सों को, फिर स्प्लीन है, स्किन है और लंग है, उनको इन्फेक्ट कर सकती है, और उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई पहुंच जाती है। ऐसे जिसमें डिसेमिनेशन हो जाता है, जिसमें खून में घुल जाती है फंगस, तो ऐसे में मतलब बहुत हाई परसेंटेज मतलब डेथ की बढ़ जाती है, जैसे मरने की संख्या उसमें 20 से 80% भी पहुंच जाती है। अब कैसे पता लगे, अपन कैसे पता लगे कि इसको म्यूकोरमाइकोसिस हो गई है या ब्लैक फंगस हो गई है, तो उसमें
सबसे पहले है उसकी एमआरआई होगी, तो उसमें जो साइंस आएंगे उससे पता लग जाएगा इसको ब्लैक फंगस के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। दूसरा है उसमें बायोप्सी, जैसे उसका जो फंगस नाक का टुकड़ा लिया एंडोस्कोप से और उसको पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाया, तो उसमें टिपिकल हाइफी या ब्रांचिंग फंगस उसमें दिखने लग जाती है, तो उस बायोप्सी से पता लग जाता है। और लास्ट में जो थर्ड है वो है फंगल कल्चर, जो एगार एगार पे डेवलप किया जाता है, वो उसका श्योर है कि उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या हो? ट्रीटमेंट तो यही है कि इसमें या तो मेडिकल ट्रीटमेंट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में मान लो उसको इन्फेक्शन कम हुआ है तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट उसको इफ़ेक्टिव होगा। उसमें एम्फोटेरिसिन बी है, लाइपोसोमल जो ब्लड में मिली हुई एम्फोटेरिसिन बी है, वो 50 मिलीग्राम में आ रही है और डेली मतलब यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन उसकी परेशानी क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करनी पड़ती है और कॉस्ट भी उसका बहुत ज़्यादा है। इंजेक्शन 5,000 रुपये के करीब उसका इंजेक्शन आ रहा है। और ऐसे आप देख रहे हैं कि इसको फिर स्कार्सिटी हो गई है, कम मिलने लगा है, तो लोग ब्लैक मार्केटिंग भी करने लगे हैं। और जो दूसरी दवाई है प्रोसोकोनाजोल, वो ओरल रूप में भी मतलब टैबलेट के रूप में भी है और इंजेक्शन के रूप में भी है। तो दो तरह की इसमें दवाई ज़्यादातर चल रही हैं या इफ़ेक्टिव हैं दोनों, पर इनका टाइम यही है कि वो बहुत लंबे टाइम तक कई सप्ताह तक या 5 से 6 महीने तक भी लेनी पड़ जाती है। फिर है सर्जिकल ट्रीटमेंट, जैसे मान लो नाक में इन्फेक्शन हो गया, नाक में फंगल वॉल हो गई है तो उसको रिमूव करना है। मान लो वो आँख पे पहुंच गई है तो फिर हो सकता है आँख भी निकालनी पड़ जाए, या ब्रेन को बचाना है तो भी पार्ट ऑफ वो है, ऑर्बिटल कैविटी है या आई है या नोज का कुछ हिस्सा है। और मान लो जबड़े में हुई तो डिफॉर्म जबड़ा भी हो सकता है, जबड़ा निकालना पड़ जाए तो मुँह की सिप भी चली जाती हैं इसमें। वैसे तो रिकन्स्ट्रक्शन हो जाता है बाद में, पर कुल मिला के बात यह है कि अपन को बहुत ज़्यादा डरने की घबराने की बात नहीं है। ये तो जिनको अनकंट्रोल्ड शुगर है और कोई ऑर्गन पहले से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, उन लोगों को ये खतरा बढ़ रहा है। आम आदमी को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर 10 लाख पॉपुलेशन पे केवल दो लोग ही रिपोर्ट होते हैं। 10 लाख मान लो पॉपुलेशन है किसी जगह की, तो उसमें केवल मात्र 2 ही केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और मान लो 1 लाख एडमिशन होते हैं, मरीज़ भर्ती होते हैं, तो उसमें से भी उनकी एवरेज 9 और 10 ही है। अपन अब जाने के भाई इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अपन ब्लैक फंगस से कैसे बचें। तो अपन को 3-4 चीज़ ध्यान रखनी है जैसे अपन ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। किसी को मान लो कोविड इन्फेक्शन हो गया है या वो रिकवर हो रहा है, तो वो अपनी शुगर चेक करें, चाहे उसको पहले से शुगर रही या नहीं रही। और मान लो जिनको शुगर है तो भी शुगर चेक करें कि शुगर अनकंट्रोल नहीं हो जाए। फास्टिंग शुगर 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो स्टेरॉइड पे चल रहा है तो अदरवाइज़ नॉर्मल रेंज में रहनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये है कि आप जहाँ रह रहे हैं वो कमरा हवादार होना चाहिए। जैसे आप होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, मान लो किसी को सपोज करो कोविड हो गया, तो वो ऐसा रूम एयर ही होना चाहिए, एयर टाइट नहीं होना चाहिए, क्यों सीलन और नमी वाले में ही फंगस पनपती है। आप घर में रह रहे हैं तो आप गार्डन वगैरह में थोड़ी घूमने भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ शुद्ध हवा लगेगी, नमी नहीं रहेगी, तो वो भी एक बचने का तरीका है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मास्क लगाएं, क्योंकि जो स्पोर होते हैं, मैंने बताया फंगस के स्पोर होते हैं, वो नाक और मुंह के थ्रू शरीर में चले जाते हैं। तो आप जैसे कहीं भी जाएंगे, घूमने जाएंगे या ऐसी जगह जाएंगे धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, या आप सीलन वगैरह कमरा खुल रहे, तो मास्क ज़रूर लगाएं। जैसे ही उसका मास्क अगर शरीर में एंटर नहीं होगा तो ज़्यादातर मास्क स्पोर को रोकने में सफल हो जाते हैं, तो उससे अपन पूरी तरह से बच जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।